सच भी नहीं था, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि 2 महीने के बाद कम बैक किया और वो भी किसी मकसद के तहत, तो फिर इस तरह के चीजों को या इस तरह की सिचुएशंस को मेरा ख्याल है कि सामने आ ही जाती है। अच्छा, आखिरी ऐसा ना कि जो बयानात है नून लीग की जानिब से, जो हुकूमत के बयानात है उसमें काफी तजाद है। पहले जो कहा गया, पहले ये कहा गया कि जी दुबई से जो है मनी पैसे गए, फिर वो इंग्लैंड गए, फिर वो कहा गया जी नहीं कतर से गए। तो मेरे ख्याल में पीटीआई जो एग्जैजरेट कर रही है वो बयानात के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है की है, जो पीटीआई देखना चाह रही थी कि क्या बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी उनका साथ देती हैं यानी, और हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो साथ दिया और उन्होंने भी तहरीक इस्तेहकाक जो है वजीर आजम की छूट के खिलाफ जमा कराई है, जिसको खैर इजाजत तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी साथ जो देखना चाह रहे थे वो पता चल गया। अच्छा, आखिरी खबर मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी कि तारीख का सबसे बड़ा साइंसी कारनामा जो है वो सामने आ चुका है। इंसानी दिमाग 100% तक इस्तेमाल करने वाली दवा तैयार कर ली गई है। इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से IQ दुगना, तवानाई की सतह जबरदस्त और दिमाग के गैर मरबूत हिस्से भी मरबूत हो जाएंगे। याददाश्त भी जो है वो आपकी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये एक ऐसी दवा भी फाइनली तैयार कर ली गई है। कहते हैं 100% तक इंसान का दिमाग इस्तेमाल हो नहीं सकता, लेकिन अब ये दवा बन चुकी है। चलें लेट्स सी, 100% अभी आधा इस्तेमाल हो रहा है, तो ये मसाइल है पूरा इस्तेमाल होगा तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, क्या कुछ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, मुख्तलिफ शहरों का हाल भी जान लेते हैं। आपको शहर सुर्खियां तो बताई अखबारात की, और जिसमें हमारे साथ अभी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं शमील अहमद, और उनसे जानेंगे कि मारूफ नात ख्वां जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा आज मोइन खान एकेडमी और तदफीन दारुल उलूम कराची में की जाएगी। इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जी शमील, अपडेट कीजिए। जी देखिए, जुनैद जमशेद का जज़्दे खाकी कल कराची पहुंचाया गया था और उससे पहले उनकी नमाज जनाजा जो कि डिफेंस मोइन खान अकेडमी में होना थी, इस हवाले से भी तैयारियां मुकम्मल हैं। जबकि 3 रोज़ कबल दारुल उलूम कोरंगी में उनकी जहां तदफीन होना थी जुनैद जमशेद की, वो कब्र भी तैयार कर ली गई थी। आज बाद नमाज ज़ोहर डिफेंस में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसके बाद उनकी तदफीन दारुल उलूम कोरंगी में की होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे तारिक खान, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज लाहौर में क्या कुछ हो रहा है। मौसम की तो बातें बहुत होगी। जी जनाब तारिक, ये बताइएगा कि इस वक्त लाहौर में क्या हालात हैं और आज कौन कौन से अहम मौज़ूआत जो है वो ज़ेर बहस आएंगे। ख़ास तौर पे जब से 8 दिसंबर को हादसा पेश आया है चतराल से आने वाली PIE की फ्लैट 661 का, उसमें कीमती जानें जहां ज़ाया हुई हैं 47 के करीब DCO चतराल और जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया की, तो मुल्क भर की तरह दीगर शहरों की तरह लाहौर की फ़िज़ा आज भी सोगवार है, क्योंकि एक हफ़्ता गुजर गया है लेकिन जो लाशें हैं उनकी शनाख्त नहीं हो पा रही है। DNA टेस्ट के ज़रिए की जा रही। जुनैद जमशेद उसकी अहलिया की भी शनाख्त हो गई है, कई लाशें जो हैं अभी भी शनाख्त नहीं हो सकी। लेकिन जहाँ जुनैद जमशेद का आज जनाजा वहाँ पर किया जा रहा है, तो उनकी क्योंकि जो बीवी हैं नेहत जमशेद, जिनका इसी हादसे में शहादत हो गई थी, उनकी जो फैमिली है क्योंकि वो लाहौर से बिलोंग करती है, तो आज उम्मीद की जा रही है कि उनका नमाज जनाजा भी यहीं किया जाएगा। और उस हवाले से जो उनकी डेड बॉडी है वो कह रहे हैं कि पहुंच चुकी है, लेकिन आज वक्त का भी कोई तयन नहीं किया गया कि उनका नमाज जनाजा किस वक्त होगा। लेकिन आज जो है उनका नमाज जनाजा यहाँ पे होगा, जिसके लिए तकरीबन तमाम मीडिया जो है वो 2-3 दिन से अलर्ट था, क्योंकि बता दिया गया था कि जो डेड बॉडी है वो वसूल कर ली गई है और उनकी फैमिली, क्योंकि यहाँ पे अक्सरी 11 जो है वहाँ पे उनकी रहायश है उनके ससुराल की, तो जो डेड बॉडी है वो यहाँ पे लाई जाएगी और यहाँ पे उनका नमाज जनाजा होगा। तो आज जो है उस हवाले से अगर हम देखें तो ये एक बड़ी चीज़ है जो होने जा रही है और जो जनाजा है वो आज होगा। जी ठीक है, तारिक खान लाहौर से अपडेट कर रहे थे और सारा सिनेरियो बता रहे थे नमाज जनाजा के मुतालिक। गुड मॉर्निंग, आज मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल की दूसरी बरसी के मौका पर जिला इंतजामिया ने पेशावर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान कर दिया है। जिला इंतजामिया पेशावर के एलामी के मुताबिक जुमे को पेशावर के सरकारी और निजी इदारों में छुट्टी होगी, ताहम सरकारी दफातर मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। पाकिस्तान ने मुल्की साख्ता क्रूज मिसाइल निजाम बाबर के नए तौसीफ शुदा मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ये मिसाइल रडार पर नजर आए बगैर 700 किलोमीटर तक जमीन या समंदर में किसी भी हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल रखता है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर हयात ने बाबर क्रूज मिसाइल के तजुर्बे का खुद मुआयना किया। उन्होंने साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद भी दी है। ना मेरा बड़ा दिल चाहता है कि इस तरह के मिसाइल्स की जब लॉन्चिंग हो रही हो तो मैं भी जाके देखूं। चले जी, हम भी अपनी पूरी कौम को इस बात पर मुबारकबाद पेश करते हैं।
और लाहौर में इज्तिमाई शादी की तकरीब हुई जिसमें 25 जोड़ों ने नई जिंदगी का आगाज किया। दारा मिनहाजुल कुरान की तरफ से दूल्हा और दुल्हन एक को कामयाब जिंदगी के आगाज के लिए मुनासिब जहेज और तोहफे भी दिए गए। इस मौके पर दूल्हा और दुल्हनों ने एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम करने का अहद भी किया है। क्या बात है, कलेक्टिव मैरिजेस। तो जनाब ये इज्तिमाई शादी की बात हो रही थी और सब मैंने ऐसी इज्तिमाई शादी अटेंड भी की है और इतनी ढेर सारी दुल्हने और उनके साथ ढेर सारे दूल्हा बैठे होते हैं और बड़ी अच्छी काविश है जो इज्तिमाई शादी लेकिन की क्या मतलब एक ही कारी साहब होते हैं जो सबका निकाह पढ़ा रहे होते हैं? बिल्कुल, सबका निकाह पढ़ाया जाता है और साथ साथ जहेज भी जो है वो पूरा और प्रॉपर जहेज दिया जाता है। लास्ट में बैठे होंगे उनकी बारी कितनी देर में आती होगी और इतनी ज्यादा ऑब्वियसली सबकी फैमिलीज भी वहाँ पर होती है, लेकिन फैमिलीज के जो लोग होते हैं वो बड़े सिलेक्टिव से होते हैं। तो मैंने ये क्योंकि अटेंड किया था और मुझे बड़ी खुशी भी हुई थी कि इस तरह से लोगों के और उन माँ बाप का बोझ जो है वो कम हो जाता है जो वाकई परेशान होते हैं कि हमारी बेटियों की शादियां किस तरह से होंगी। चले जी ठीक है, इस बारे में अनम जो है वो गई है और शादी में देखकर भी आई है। अभी तक मैं तो नहीं गई इस तरह की शादियों में। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका रैपिड रेसिपी में। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और अब आज की खबरें तो बहुत हो गई, कल की अहम खबर भी आपको बताते चले और जो कि आज की हेडलाइन भी थी। कौमी असम्बली तहरीक की वापसी के बाद पहला इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। स्पीकर ने वजीर आजम के खिलाफ पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की तहरीक के इस्तेहकाक मुस्तरद कर दी। PTI के अरकान के बोलने की इजाजत न मिलने पर खूब शराबा किया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी और स्पीकर की डाइस का घेराव किया। इजलास आज शाम फिर होगा। पीपुल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की जानिब से वजीर आजम के बयानात में तजाद पर जमा कराई गई तहरीक इस्तेहकाक स्पीकर ने मुस्तरद कर दी। स्पीकर ने रूलिंग दी है कि ये मामला अदालत में है, इसलिए तहरीक इस्तेहकाक की मंजूरी नहीं दी जा सकती। कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली ने कायदे हिज़्ब इख्तलाफ खुर्शीद शाह को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाजत दी। खुर्शीद शाह ने अपनी तकरीर में कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और अदालत मुकद्दस है। वजीर आजम एक बार गलती मान लें, हम मुआफ कर देंगे। खुर्शीद शाह की तकरीर के दौरान वजीर रेलवे साद रफीक ने कई बार उनको टोका, जिस पर स्पीकर ने साद रफीक को ऐसा करने से मना किया। तहरीक इंसाफ के अरकान को बोलने और तहरीक इस्तेहकाक पेश करने की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन ने ऐवान में हंगामा आराई की। ऑपोजिशन ने एहतजाज किया और स्पीकर के डाइस के सामने जमा होकर एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इसके साथ ऑपोजिशन ने शदीद नारेबाजी भी की और स्पीकर ने इजलास 15 मिनट के लिए मुअत्तल कर दिया। इजलास दोबारा शुरू हुआ तो तहरीक इंसाफ के अरकान दोबारा स्पीकर के सामने एहतजाज करते रहे। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान इजलास आज शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। जनाब आज ये इजलास होने जा रहा है और इसी हवाले से अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं इस पर भी नजर डालते हैं। जो कल हंगामा आराई हुई है, हमारे साथ शारिक महर मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसे शारिक भाई, आप ठीक ठाक? आज क्या लिख रहे हैं अखबारात के इदारे? आज तमाम अखबारात ने कल जो हंगामा आराई हुई है कौमी असम्बली में, उसके हवाले से मुख्तलिफ एंगल से अपने अपने इदारे में कुछ ना कुछ जरूर लिखा है। अच्छा, उसके अलावा आर्मी चीफ के दौरे पे भी लिखा है और आज जो टेस्ट हो रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आपने अभी रिपोर्ट भी देखी कौमी असम्बली में कल होने वाले हंगामा आराई की। तो जंग ने अपने इदारे में लिखा है कि जो बात पार्लियामेंट के फ्लोर पे होनी चाहिए थी और असम्बली में होनी चाहिए थी, ये एक बड़ी अच्छी रिवायत है। बाद लोगों ने इस पर तनकीद भी की, तहरीक इंसाफ की वापसी पे यू टर्न भी कहा, लेकिन ये एक बहुत अच्छी रिवायत है क्योंकि ये मामला सड़कों पे नहीं होना चाहिए, अवाम में नहीं होना चाहिए। बहरहाल वज़ीर आज़म को इसी फ्लोर पे आना है और वह जवाबदेह होना है। तो कल आपने देखा कि तहरीक इंसाफ ने और पीपल्स पार्टी ने तहरीक इस्तेहकाक पेश की। क्या ये तहरीक इस्तेहकाक क्या है, पहले तो ये बताइए। अच्छा, देखिए, तहरीक इस्तेहकाक जो होता है वो कोई भी असम्बली का मेंबर किसी भी वजीर से या हुकूमती रुकन से या कायदे ऐवान से, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आज़म पाकिस्तान से जवाब तलब कर सकता है
जैसा कि कल पीपल्स पार्टी ने और तहरीक इंसाफ ने तहरीक इस्तेकाक पेश की, उनसे जवाब तलब किया कि अदालत में और आपके जो फ्लोर पे जो आपने बयान दिया था उसमें तजाद है, इस हवाले से वजाहत दें। अच्छा, इस पे स्पीकर को भी आर्टिकल 96 के तहत इख्तियार हासिल है कि वो इसे मंजूर करे या इसको रिजेक्ट कर दे। तो कल यही हुआ कि स्पीकर एजाज सादिक ने अपने चैम्बर में रूलिंग दी, जिस पे तहरीक इंसाफ ने जो था वो बहुत एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि जी फ्लोर पे उनको बात करनी चाहिए थी। उन्होंने अपने चैम्बर में रूलिंग दी, जो छुप के रूलिंग दी है ये सही नहीं है जो फैसला था, और इस पे उन्होंने एहतजाज भी किया। और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी तहरीक इस्तेकाक पे बात न किए जाने पर बड़ा शदीद गुस्से का इजहार किया गया। 50 मिनट की एक लंबी तकरीर की खुर्शीद शाह साहब ने, और उसमें न सिर्फ उन्होंने वज़ीर आज़म को बहुत आड़े हाथों लिया, बल्कि हुकूमत अरकान जो हुकूमती अरकान थे उन पर भी तनकीद की उन्होंने। आज भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है ये देखना है कि आज क्या होता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि आज उन्हें बात करने दी जाए, जबकि हुकूमत स्पीकर ने भी कहा है कि जी एक तरफ से आपने बात कर ली है तो अब दूसरी तरफ हुकूमती मौक़िफ़ भी जानने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ को ये डाउट था कल कि खुर्शीद शाह की बात के बाद हुकूमत की बात होगी और हमें बात नहीं करने दी जाएगी, तो आज वो जिद पे हैं कि हमें बात करने दी जाए। तो ये सारा मामला चल रहा है, लेकिन ये एक बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि घर की लड़ाई घर में रहनी चाहिए। जो मामले आपके फ्लोर पे तय हो सकते हैं वो रोडों पे तय नहीं हो सकते। ये एक जमहूरी, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है, और इससे अभी कुछ मुश्किलात जरूर आएंगी, लेकिन पनपने दिया जाए। कुछ कड़वी चीजें जरूर आएंगी, लेकिन ये चीजें चलते रहने चाहिए, और हमारे भी मिजाज में ये एक बर्दाश्त की जो है वो। अच्छा, तहरीक इंसाफ की जानिब से कल देखा गया कि ये भी कहा जा रहा था वहीं पार्लियामेंट में कि जी अब जो नई अदलिया है, जो नए चीफ जस्टिस हैं, उसको भी उन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, जिस पे एजाज सादिक ने कहा कि वो सबके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। तो इस तरह की तनकीदी बातें, तो आपको नहीं लगता कि पहली किसी चीज़ को अगर कंट्रोवर्शियल कर दिया जाए तो फिर ये एक बड़ा हसास मामला है बड़ा चीफ जस्टिस का। कल आपने देखा कि खुर्शीद शाह को जब ये कहा गया कि ये अदालत में है मामला और आप फ्लोर पे बात ना करें, तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो होती है वो सुप्रीम होती है अदालत से, और किसी रुकन की जानिब से ये भी कहा गया कि हमारे चीफ जस्टिस, तो उसको भी उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जी हमारे क्या, इसका मतलब है आपने पहले से ही ये कह दिया कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो हमारे हैं। तो ये एक बड़ा हसास मामला है, इस बात पे जरा खुल के इजहार। लेकिन शारिक मेरे साहब, जो चीफ जस्टिस होता है वो तो सीनियरिटी बेसिस पर नहीं सिलेक्ट किया जाता है। जैसे अब आर्मी चीफ की सिलेक्शन हुई तो वजीर आजम ने जो है वो उनको सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन जब चीफ जस्टिस की बात आती है तो वहां पर तो सीनियरिटी को मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा पहले रखा जाता है, और उस बेस पर मतलब हम ये बता सकते हैं कि आगे आने वाले कौन कौन से चीफ जस्टिस होंगे, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर सीनियरिटी बेसिस पर लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। तो फिर इस तरह के बयानात आना कि जी आपके चीफ जस्टिस या हमारे चीफ जस्टिस, ये फिर सवालात कैसे पैदा हो रहे हैं? ये असल में एक जर्नल एक बात पे उन्होंने कह दिया था कि हमारे चीफ जस्टिस, जिसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। बहरहाल अब हमारा अगला जो इदारिया है वो बड़ा अहम है, वो है कराची में अमन और दहशतगर्दी का खात्मा। आर्मी चीफ कल कराची तशरीफ लाए थे, उन्होंने कोर हेडक्वार्टर का दौरा किया, नए और पुराने डीजी रेंजर्स भी मौजूद थे, और ये इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि जी कराची में दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं, दहशतगर्दों की जो बाकियात है उसका खात्मा चाहते हैं, क्योंकि कराची पाकिस्तान का हब है, बदअमनी जो है वो पूरे मुल्क से को मुतासिर। अच्छा, यहाँ आप देखें कि कल यहाँ कराची में नए डीजी रेंजर्स आए हैं, जनरल मोहम्मद सईद, और इसी तरह नए कोर कमांडर हैं जनरल शाहिद, और ये दोनों बड़े अच्छी शोहरत के अफसरान हैं और बड़े अहम पोस्टों पे तैनात रहे हैं। तो दो नए अफसरान की तैनाती, और ये इस बात की गम्माज़ी करता है कि नए आर्मी चीफ जो हैं वो कराची के हालात को बहुत कॉन्शियसली देख रहे हैं और इस ऑपरेशन को वो जारी रखना चाहते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से भी लिखा है कि फ़ौज के अलावा जो दीगर फोर्सेस हैं उनका भी किरदार कराची में अमन व अम्मा के हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से पुलिस का, और पुलिस की कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं है, और इसमें भी मौजूद हैं कुछ काली भेड़ें
जैसे कि आपने एक अभी कुछ दिनों पहले भी एक खबर देखी होगी कि जब स्पेशल ब्रांच के कुछ एहलकार छापा मारने गए तो उन्हें पहले से मुत्तला कर दिया गया दहशत। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हमारे जो ऑपरेशन है उसको नुकसान पहुंचा रही है। 1700 एहलकार जो हैं वो फौज की निगरानी में तैनात किए गए हैं, पुलिस एहलकार जिनकी ट्रेनिंग भी फौज ही देगी। तो ये भी एक बड़ा अहम नहीं, ये बहुत मामला है। बल्कि एक अच्छा पॉजिटिव जो है न्यूज़ है कि पिछले आर्मी चीफ भी और हमारे जो अभी आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, वो भी बड़ा जो है वो एक्साइटेड हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए हैं कि नहीं ख़त्म किया जाए जुर्म को, जराइम को, स्पेशली कराची के लिए जो है बहुत ज़्यादा एक स्टांस रखते हैं अपना। अच्छा शारिक मेहर साहब, नेक्स्ट जो हमारा इदारिया है वो है पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो कि वर्सपिन में इस वक्त हो रहा है और जारी भी है। और इस हवाले से इदारिया क्या लिख रहे हैं, क्योंकि अभी मैं आ रही थी तो मैं देख रही थी कि शहरयार जो है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने कहा है अजहर जो कैप्टन है उनकी कप्तानी के ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं इस वक्त। और अब उनका ये कहना है कि अगर इस बार कारकर्दगी नहीं दिखाएगी तो फिर कप्तान जो है वो हटा दिए जाएंगे। तो क्या इस हवाले से देखिए, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री ये कहती है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे कभी कोई टेस्ट नहीं जीता। वहाँ कंडीशंस बहुत सख्त हैं इस वक्त जो हालात हैं, और टॉप ग्रीन विकेट्स हैं जिस पे जो बॉलर्स को मदद देंगी। अभी कुछ देर पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। तो आज देखना है कि हमारे फास्ट बॉलर्स अच्छा, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है और टेस्ट कंडीशन में, आपको क्या लगता है पाकिस्तान इस दफा शाहीन कुछ कर लेंगे, कोई ऊंची उड़ान उड़ जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान के बॉलर्स, पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। आमिर है और उसके अलावा वहाब रियाज से तो उनके कैप्टन भी डरे हुए हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बयान भी दिया था कि उसकी जो बाउंसर्स हैं या वो 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो वो बॉल कर रहे हैं तो उससे भी वो डरे हुए हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि यासिर शाह भी शामिल हो गए हैं स्क्वाड में, तो उम्मीद तो है। और मिकी आर्थर ने भी कह दिया था कि जो टीम 300 रन करेगी इस विकेट पे तो वो जो है वो जीत जाएगी। और पाकिस्तान बहरहाल टैलेंट तो है और देखना है, उन्हें प्रूव भी करना है। और मिसबाह जो हैं उन्होंने भी एक बयान दिया था कि ये हमारा बहुत बड़ा इम्तहान है। बिल्कुल ठीक है। फिर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शारिक मेहर साहब, जो कि बात कर रहे थे सूरत हाल पे जो कल पार्लियामेंट हाउस में हुआ और क्रिकेट के हवाले से। अनम, ये बताएं, आपको पसंद है क्रिकेट? क्रिकेट मुझे पसंद है और स्पेशली जब पाकिस्तान खेल रहा हो तो तब मैं जरूर देखती हूँ। जाहिर सी बात है पाकिस्तान खेल रहा होगा जब भी हम देखेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो क्रिकेट के इतने बड़े फैंस होते हैं कि इंडिया भी कहीं खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी कहीं खेल रहा है तो सारे मैचेस देख रहे होते हैं। इंडिया अगर खेल रहा होता तो मैं नहीं देखती है ना। अच्छा, वैसे इंडिया भी खेल रहा हो तब भी मैं देखती हूँ। हाँ, कि अल्लाह करे हार जाए। हमेशा हर पाकिस्तानी के जहन में यही होता है। क्वेश्चन। लेकिन जनाब क्रिकेट के हवाले से बात हो रही है, अब देखना ये है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान इस तरह से जीता नहीं है, तो अब आज क्या होने जा रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ पर कुछ मजीद भी आलमी खबरें शामिल कर लेते हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि शाम के शहर हल्ब में बागियों के जेर कब्जा इलाके से शहरियों को निकालने के लिए नए मुआहदे का ऐलान किया गया है। शहरियों और बागी जंगजुओं का इनखला जुमेरात की सुबह शुरू होगा। व्लादिमीर पुतिन पहली पोजीशन पर हैं, जबकि दूसरे पर डोनाल्ड ट्रंप हैं और जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल तीसरे नंबर पर आ गई हैं। बराक ओबामा जो गुज़िश्ता बरस तीसरे नंबर पर थे, अब फहरिस्त में 48वीं पोजीशन पर चले गए हैं। बरतानवी वजीर आजम भी ताकतवर अफराद के फहरिस्त में शामिल हो गए हैं और उन्हें 13वीं पोजीशन हासिल है। क्या बात है जी, हमारा नाम फोर्ब्स में कब आएगा? यूनान की बात कर लेते हैं, जहां 2500 साल पुराने गांव के आसार दरियाफ्त हुए हैं। एथेंस से 5 घंटे की मुसाफत पर यूनान की शुमाल मशरकी कदीम इलाके सिसाली में एक और कदीम तरीन जगह दरियाफ्त हुई है। यूनान, स्वीडन और बरतानिया के माहिरीन आसार कदीमा ने 2500 साल पुराने गांव वेलाकोस को दरियाफ्त किया है। पहाड़ी की चोटी पर वाक़े इस गांव से 500 कबल मसीह पुराने सिक्के और पत्तल भी मिले हैं। शहर के मरकजी दरवाजे, दीवारें और टावर्स की बाक़ियात भी खुदाई के जरिए दरियाफ्त की गई हैं। इसको देख के जो है मुझे मोहनजोदाड़ो की याद आ रही है। और जापान के दारुल
टोक्यो में ऐसा होटल है जो न सिर्फ ग्राहकों से खाने के पैसे भी नहीं लेता बल्कि उन्हें $438 भी देता है। लेकिन ऐसा सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब नूडल्स और चिकन से बनी खुसूसी डिश रेमन को 20 मिनट में खाया जाए और अगर चैलेंज मुकम्मल कर लिया गया तो $88 जुर्माना भी अदा करना होगा। इस चैलेंज को अब तक सिर्फ 9 अफराद ही मुकम्मल कर पाए हैं। और खाने की बात हो रही थी तो मैं सोच रही थी कि अगर अनम को चैलेंज दिया जाए कि आपको 10 मिनट के अंदर पिज्जा खत्म करना है तो ये 5 मिनट में कर लेंगे। आई कैन डू इट। और वैसे भी अभी जिस चीज का रेमन का जिसकी बात कर रहे हैं वो भी चिकन एंड नूडल्स से बनता है। आई लव नूडल्स जो कि मुझे पसंद भी बहुत ज्यादा है और मुझे मना भी है डॉक्टर की जानिब से। पर एनी हाउ ये चैलेंज था और इस तरह के चैलेंज पाकिस्तान में नहीं होते और वो तो आपके लिए तो सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। वो आप सबसे पहले पार्टिसिपेट करेंगे इन चैलेंज। चले जनाब इन चैलेंजेस के हवाले से और मजीद उन चैलेंजेस के बारे में जो कि डुअल प्रोफेशंस वाले इस वक्त फेस कर रहे हैं इस हवाले से बातचीत की जाएगी। पर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे फैशन ड्राइंग में नाम बनाने वाली इरम से जो बैंकर भी रह चुकी है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और जी गुड मॉर्निंग। आज में हम अभी की बातें तो बहुत सारी हो गई हैं लेकिन कुछ तारीख की बातें भी कर लेते हैं। बिल्कुल। और आपको बताएं कि आज की तारीख क्यों अहम है। आज की तारीख इसलिए अहम है कि आज के दिन यानी 15 दिसंबर को 1854 में सड़क साफ करने की मशीन ने अमेरिका में ऑपरेशन शुरू किया था। अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस मशीन से फिलाडेल्फिया की अहम सड़कों की सफाई में बहुत मदद मिली। जॉन मर्फी और एल्गन ने कन्वेयर बेल्ट पर लगे झाड़ू पर मबनी मशीन बनाई जो सड़कों पर मौजूद कचरा उठाकर एक कंटेनर में जमा करता था। इस मशीन को 2 साल के तजुर्बे के बाद मजीद बेहतरीन हालत में इस्तेमाल के लिए पेश किया गया। तो जनाब हमने देखा कि आज की तारीख अहम क्यों थी। अब कुछ बात कर लेते हैं खाने पीने की और झटपट खाना बनाना है वो भी मजेदार। देखते हैं रैपिड रेसिपी में। बड़ा ही मजेदार सा ये शाशलिक था बिल्कुल जो हमने देखा। लेकिन मुझे लगता था कि शाशलिक जो होता है वो थोड़ा सा ग्रेवी भी होती है उसमें। हाँ ग्रेवी भी होती है लेकिन आजकल तो मैं ऐसी चीजें सोच ही नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे ठीक होना है, मेरे गले को ठीक होना है। यस तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ अंडा और
चाय, बिल्कुल ब्रेड, खट्टी चीजें अवॉइड करनी बिल्कुल। चाहिए जब गला जो है वो ठीक ना हो। Exactly. एनीवे खाने पीने की बात हो रही है तो खाने पीने के हवाले से मजीद जो है वो आपको ये भी बताते चलेंगे, एक छोटी सी टिप मेरे पास है कि जब कभी आप खाना खाना चाह रहे हो और आपको भूख भी बहुत ज्यादा लगी हो और आप चाहते हैं कि यार ज्यादा खा के हम मोटे ना हो जाए, तो कोशिश करें कि खाने से पहले आप थोड़ी सी मीठी चीज कोई भी खा लें, अरे तो वाह। उससे आपकी जो भूख है वो कम हो जाएगी और आप खाना भी जो है वो थोड़ा सा कम खाएंगे। क्या बात है अनम, बस रोज आपने एक टिप देनी है, ठीक है? आज से हम प्लान प्लान करें, बल्कि आपको यहाँ बताएं कि मैं और अनम ये डिस्कस है Yes. कि रोजाना अब हम अपने व्यूवर्स को एक टिप भी दिया करेंगे, और अनम ने मुझे कहा था कि मैं जो है फूड से रिलेटेड कोई टिप दूंगी, तो बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, जबकि मेरे पास एक टिप है ब्यूटी से रिलेटेड, लेकिन वो हम देंगे इस ब्रेक के बाद। लेकिन अभी बात करते हैं हाउसवाइफ की, जिसके लिए जॉब करना बहुत मुश्किल होता है, घर की सारी जिम्मेदारी के साथ जॉब की सारी जिम्मेदारियां पूरी करना भी एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तानी खवातीन भी बहुत बुलंद हिम्मत और हौसले वाली हैं। ऐसी एक खातून को गुड मॉर्निंग आज की टीम ने इंटरव्यू किया, जो पहले बैंकिंग से वाबस्ता रही और अब कामयाबी से फैशन डिजाइनिंग कर रही हैं। आइए देखते हैं वो क्या कहती हैं। जब मैं बैंकिंग कर रही थी तो मैं अपने फुल पोटेंशियल से वो कर रही थी, और उसमें भी मैंने काफ़ी एक्सेल किया था। और अब मैं जब डिज़ाइनिंग करती हूँ तो मेरा ख्याल है कि हर वक्त ही डिज़ाइनिंग इज़ इन माय माइंड। मैं जब सो रही हूँ, जाग रही हूँ, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई ऐसे मेरे माइंड में चल रहा होता है जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होता है, कोई क्रिएशन से रिलेटेड होता है। और डिज़ाइनिंग में ये होता है कि यू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीवेयर। तो अभी आप कहीं भी जाते हैं, अब मैं कहीं भी बाहर निकलती हूँ तो मुझे हर जगह से कोई ना कोई इंस्पिरेशन मिल रही होती है डिज़ाइनिंग के लिए। तो मैं आपको ये नहीं कह सकती कि मैंने डिज़ाइनिंग को ज़्यादा इंजॉय किया और बैंकिंग को कम किया है। मेरा ख्याल है कि मैंने दोनों चीज़ों को अपने फुल पोटेंशियल पे इंजॉय किया है। माई एजुकेशन वॉज MBA फाइनेंस। तो जब आप फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं तो आप होते हैं कि जी आप उस सेक्टर में जॉब करें जिसकी आपने एजुकेशन ली है। लेकिन डिज़ाइनिंग वाज ऑलवेज इन माय कह सकते हैं इन माय ब्लड, और इन माय वो एक इंस्टिंक्ट हमेशा से थी कि मैंने जब कोई ना कोई चीज़, एक हॉबी थी कि बनानी है, कोई क्रिएट करना है, तो वो हमेशा से पैरेलल चलता था। तो लेकिन बैंकिंग जो था वो मेरी एजुकेशन से रिलेटेड था, तो पहले उस पे काम किया, लेकिन जब वो ख़त्म किया तो कुछ ज़्यादा डेवलप किया डिज़ाइनिंग प्रोफेशन को। अभी लंदन में रिसेंटली पाकिस्तान फैशन वीक हुआ है, पाकिस्तान फैशन वीक 10, और वहाँ पर मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा एक इवेंट करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब फॉर देम एज वेल। और पाकिस्तान का जो इमेज वो लोग वहाँ पर दे रहे हैं, एक मेरा ख्याल है कि वो हम इतना आसानी से यहाँ से अपना इमेज चेंज नहीं कर सकते जितना कि ये पाकिस्तान फैशन वीक वाले जो एक बड़ा ही सॉफ्ट और बड़ा ही पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान एंड विमेन ऑफ पाकिस्तान दे आर गिविंग। क्योंकि ज़्यादातर डिज़ाइनर्स या डिज़ाइन हाउस आर ओन्ड बाय विमेन, तो बड़ा ही पॉजिटिव इमेज जो है वो जाता है पाकिस्तान का वेस्ट में। और इट वाज अ वेरी गुड शो, और जो बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, और आपको ऐसा फील नहीं होता कि यू आर आउटसाइड पाकिस्तान, दे आर सो कोऑपरेटिव। मैंने अपनी जितना भी टाइम है उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से करती हूँ कि जिस टाइम पे मैंने अगर काम करना है तो मैं उसमें अपनी फैमिली को कभी साथ नहीं छोड़ती हूँ। माय किड्स आर पार्ट ऑफ माय डिज़ाइन हाउस, और हम जब क्रिएशन कर रहे होते हैं तो हम साथ ही होते हैं। और आई एम ऑल्सो वेरी डिवोटेड मदर। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो आपका अपने बिजनेस या काम की वजह से आपकी फैमिली लाइफ इफेक्ट हो सकती है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि हम ख़वातीन जो है ये चीज़ें बड़ी आसानी से मैनेज कर लेती हैं। तो देखें जी कितनी इंस्पायरिंग विमेन है ये। बैंकर थी, उसके बाद फैशन डिज़ाइनर बन गई, मतलब इट्स अ बिग डील। एक तो बैंकिंग अपने आप में एक ड्राई प्रोफेशन, उसमें इतनी हैट्रिक्स होती हैं, इतना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, और ऊपर से फिर फैशन डिज़ाइनिंग दुनिया का
मुश्किल तरीन काम कि Yes. उसमें आप जो है वो हर किसी की सुन रहे होते हैं, ऐसे करते हैं, कपड़े ऐसे नहीं बनाए, लेंथ इतनी हो गई। अच्छा सबा, मैं समझती थी कि जो खवातीन होती हैं जब वो एक प्रोफेशन ही लेके चल रही हूँ तो उनकी पर्सनल लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है। और यहाँ पे बड़ी हैरत की बात है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दो प्रोफेशंस कर रहे हैं, एक साथ लेकर चल रहे हैं और उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी कामयाब है और पर्सनल लाइफ में भी वो बहुत ज्यादा कामयाब बिल्कुल, है। और ऐसे लोग बिल्कुल इंस्पिरेशन होते हैं उन लोगों की जिनका कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा होता। बिल्कुल। तो और कुछ वो लोग ऐसे तमाम भी हैं जो लोग- दो Yes. काम कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं लेट्स ही कुछ कर लेंगे। चले जनाब, इस सब पर मजीद भी बातचीत की जाएगी, पर यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। शोबिस का बड़ा नाम फारूक हसन से, जो एक सीनियर बैंकर भी हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब आपको बताएं कि हमारे साथ आज के थीम स्टोरी पर बात करने के लिए स्टूडियोज में मौजूद है इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर इरम नुमान जंजुआ। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल क्या ठीक हाल ठाक। चाल है आपका? इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? अच्छा हो गया है, पिछले 2 दिन से तो कुछ सर्दी आ रही है एंड इट्स गिविंग अ फीलिंग कि अब दिसंबर आ रहा है। अच्छा चलिए, That's बस अब great. तो जनवरी भी आने वाला है इरम। अच्छा इरम, फैशन डिजाइनिंग भी हाँ। कर रही हैं आप और बैंकर भी थी, तो डुअल प्रोफेशन किस तरीके से मैनेज किया? डुअल प्रोफेशन मैंने मैनेज नहीं किया। मैं जब बैंकिंग कर रही थी तो आई वाज फुली डिवोटेड टू बैंकिंग और मैं उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग को ही टाइम दे रही थी और आई वाज अ फुल टाइम प्रोफेशनल बैंकर। लेकिन जब मैंने बैंकिंग का प्रोफेशन को आई लेफ्ट द बैंकिंग, फिर मैंने अपना जब ये बुटीक स्टार्ट किया और इस फैशन हाउस को स्टार्ट किया, तो देन आई एम फुली टुवर्ड्स दिस डिजाइनिंग बिजनेस और मैं इसी को देख रही हूँ, इसी को लुक आफ्टर कर रही हूँ। not doing my banking at the moment. अच्छा इरम, ये बताइएगा कि जब आप बैंकिंग कर रही थी तो कैसे सोचा आपने कि मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, या ये आपका शौक था, पैशन था जो आप पहले पूरा नहीं कर सके और उसके बाद जब आपके पास मौका बना तो फिर आप इसकी तरफ आई हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, ये पहले मौका नहीं मिला और ये हमेशा से था। अच्छा। और डिज़ाइनिंग इंस्टिंक्ट्स हमेशा से मेरे अंदर थी और मैं जब बैंकिंग भी कर रही थी और जब मैं इवन व्हेन आई वाज स्टडिंग तो मुझे बहुत शौक होता था चीज़ों को क्रिएट करने का। नॉट ओनली ड्रेस डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी एक्सक्यूज़ मी, सारा कुछ मुझे बहुत फैसिनेट करती थी। कोई भी नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करने को, कोई एक प्रोजेक्ट लेना और उसको कंप्लीट करना और उसको फिनिश्ड फॉर्म में देखना, तो इट ऑलवेज फैसिनेटेड मी। और जब वो प्रोफेशन नहीं था तो एज अ हॉबी आई वाज डूइंग इट। अच्छा, तो फिर जब आप बैंकर थी तो डेफिनेटली वो भी आपकी एक टफ जॉब थी, और उसके बाद अब आप कह रही हैं कि जब आप बैंकिंग कर रही थी वो भी बड़ी डिवोशन के साथ कर रही थी, और अब फैशन डिजाइनिंग में आई हैं तो वो भी बड़ी डिवोशन के साथ कर रही हैं। फैशन वीक कर आई हैं आप इंग्लैंड में भी, तो क्या लगता है दोनों में से कौन सी फील्ड जो है मुश्किल थी और एंजॉय किसमें किया ज्यादा? जब मैं बैंकिंग कर रही थी तो उस वक्त आई वाज अ फ्रेश ग्रेजुएट ऑफ MBA और उस वक्त मैंने मेरे मेजर्स फाइनेंस में थे, तो मैं बहुत एम्बिशियस थी कि मैंने बैंकिंग ही फील्ड लेनी है और अपनी जो स्टडीज़ हैं उसको इस पे अप्लाई करना है। और मैं फुल डिवोशन के साथ जो है वो बैंकिंग को कर रही थी एंड आई टुक दैट प्रोफेशन एंड आई डिड इट फॉर अबाउट 6-7। तो उस वक्त कोई देयर वाज नो सेकंड थॉट कि मैंने कुछ और करना है। लेकिन बैंकिंग की फील्ड जो है वो बड़ी टफ है फॉर विमेन। बहुत टाइम उसमें आपका इन्वेस्ट होता है, बहुत टाइम डिमांडिंग है विद द फैमिली एंड विद द हाउस होल्ड एंड विद द किड्स। इट समटाइम इट्स बिकम डिफिकल्ट और स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो जब आपके पास इतनी एजुकेशन हो और इतना आपने सारा टाइम जो है अपनी करियर बिल्डिंग में भी इन्वेस्ट किया हो, तो यू कैन नॉट बी अ स्टे एट होम मॉम। तो आपको एक तो बैंक MBA जो होता है वो ना सिर्फ एक स्टडीज़ हैं कि आप फाइनेंस पढ़ रहे हैं, वो आपको एक ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स भी सिखाता है और आपकी मैनेजमेंट स्किल्स जो होती हैं उसको डेवलप करता है। तो ये जो बुटीक का मेरा बिजनेस है इसमें भी बेसिकली तो डिज़ाइनिंग है। डिज़ाइनिंग इज़ वन पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, द अदर पार्ट इज़ मैनेजमेंट है कि किस तरह से आपने चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरह से आपने उनको ऑर्गेनाइज करना है। MBA किया है और आपकी स्टडीज जो है वो सारी डेफिनेटली बैंकिंग के हवाले से ही थी,
तो जब आप फैशन डिजाइनिंग में आए तो फैशन डिजाइनिंग के हवाले से आपने क्या कोई डिप्लोमास वगैरह किए थे, या जो तमाम तर आइडियाज आप जनरेट करती हैं वो आपके सोलली अपने ही होते हैं, और ये आइडियाज कैसे जनरेट करती हैं? मेरे पास कोई ऐसे फाइन आर्ट्स वगैरह की कोई प्रोफेशनल डिग्री तो नहीं है, लेकिन मेरे हमेशा से डिज़ाइनिंग का एक इंस्टिंक्ट था, तो इट वाज माय हॉबी टू स्केच थिंग्स, और उसको मैं कोई ना कोई एक पेपर पेंसिल लेके कोई डिज़ाइंस को स्केच करती होती थी, और कोई ना कोई नया मोटिव डिज़ाइन करना। लेकिन जो भी डिज़ाइनिंग होती है ये इट्स नॉट सोनली योर ओन थिंकिंग, इट्स द इंस्पिरेशन यू गेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। आप कहीं जाते हैं, और हमारे तो मुल्क में इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन है, इफ़ यू गो टू लाहौर तो इतनी हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर आप देखोगे इतने खूबसूरत मोटिव्स होते हैं, और वो सिर्फ मोटिव्स जो है वो उन बिल्डिंग्स के लिए नहीं है, वी कैन टेक देम आउट एंड वी कैन मेक इवन यूटिलाइज ऑन आवर ड्रेसेस। तो इंस्पिरेशन आपको हर जगह से मिलती रहती है डिज़ाइनिंग के लिए। ये नहीं होता कि आपके पास फॉर्मल एजुकेशन ही हो, डिप्लोमा हो तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपके पास एक स्किल है और आपका इंस्टिंक्ट है कि, तो मेरा ख्याल है आप खुद से इसको पॉलिश कर सकते हैं। अच्छा इरम, क्योंकि आप बैंकिंग के शोबे से भी वाबस्ता रही हैं, और इसलिए मैंने आपसे शुरू में पूछा भी था कि ड्यूअल प्रोफेशन आपने रखा है, लेकिन अब आप फैशन डिजाइनिंग की तरफ हैं, तो उसमें तो जाहिर सी बात है आपके पास मार्जिन नहीं होता, जो आपका काम होता है आपको उसी के अकॉर्डिंगली करना होता है। लेकिन फैशन डिजाइनिंग में बड़ा मार्जिन होता है कलर्स के साथ प्ले करने के लिए, डिजाइन के साथ प्ले करने के लिए, तो किस तरीके से फिर आप जो है वो मर्ज कर लेती हैं? मतलब कुछ आपकी इंस्पिरेशन जो बाहर ममालिक के जो फैशन होते हैं उससे भी होता है, या फिर टिपिकली पाकिस्तानी फैशन जो है वो डिजाइन करती हैं आप? नहीं, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरा जो भी मैं चीज़ क्रिएट करूँ, इट शुड बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वेयर। ऑल्दो ब्राइडल्स में तो आप इस तरह से इतना ज़्यादा उसमें प्ले अराउंड नहीं कर सकते, लेकिन प्रेट वेयर्स में आई मिक्स बोथ द स्टाइल्स, और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों को मिक्स करके आई डू माई प्रेट लाइन। तो इंस्पिरेशन की आप बात कर रहे हो तो वाकई हम वेस्ट से भी लेते हैं और इंटरनेशनल फैशन वीक से भी लेते हैं, और हर जगह से आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़, शायद चलते हुए ऑन द स्ट्रीट यू सी समथिंग और किसी का आपको अच्छा लगता है तो यू गेट एन इंस्पिरेशन, जस्ट एन आइडिया, नॉट टू कॉपी थिंग्स, लेकिन एक इंस्पिरेशन के लिए आपको चीज़ें काफ़ी मिल जाती है। अच्छा इरम, आपके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बिकॉज यू आर मैरिड एंड यू हैव किड्स टू, सो डेफिनेटली वो तमाम तर खवातीन जो आपको इस वक्त देख रही होंगी, आप उनके लिए भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ये बताइएगा कि जब खवातीन इस तरह बाहर काम कर रही होती हैं अपने शौक के लिए और अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनकी पर्सनल लाइफ किस हद तक मुतासर होती है? मेरा ये ख्याल है कि जब आप एक फॉर्मल जॉब कर रहे होते हैं, जैसे आप कोई बैंकिंग की जॉब कर रहे हैं या आप किसी मल्टीनेशनल में जॉब कर रहे हैं, तो वो जब आप एम्प्लॉयर के अंडर हैं तो यू हैव अ लिटिल लिबर्टी कि आप कुछ कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, यू कैन टेक आउट टाइम, और आपने जो एक स्टिपुलेटेड टाइम है जिसमें आपने जॉब पे जाना है वो तो आपने करना है। उसके बाद वो वेरी लिटिल टाइम इज़ लेफ्ट, तो उसमें आप कुछ अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं। बट when you are an employer of yourself, और आप you are self employed, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है टाइम मैनेजमेंट की, और आप किस तरह से अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, ये सारा कुछ जो है जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यू कैन मैनेज वेरी इजीली। और दूसरा ये होता है कि जब आपकी फैमिली जो है दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस एज वेल। अच्छा बिल्कुल इरम, आपको देख रहे हैं हम कि आप किस तरीके से कामयाबी के साथ फैशन डिजाइनिंग में भी अपना काम कर रही हैं, तो ये बताएं कि जब आपने बैंकिंग चूज की थी और उसके बाद अब आप फैशन डिजाइनिंग में आई हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो करना कुछ चाहते हैं लेकिन वो कर कुछ और रहे होते हैं, मतलब वो उनका प्रोफेशन नहीं होता, वो उनका पैशन नहीं होता। तो आपका पैशन इन दोनों में से क्या था, इधर बैंकिंग और फैशन डिजाइनिंग? और अगर ऐसे लोग जो जबरन कोई प्रोफेशन चूज किए होते हैं और कर रहे होते हैं, तो फिर उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं ऑनेस्टली यही कहूँगी कि मेरा पैशन जब मैं बैंकिंग कर रही थी तो बैंकिंग था, और अब जब मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ तो डिज़ाइनिंग है, क्योंकि दोनों में मेरा इंटरेस्ट था। मेरा फाइनेंस की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट था, और मैंने जब मेजर्स किए थे तो इट वाज इन फाइनेंस, और जब मैंने बैंकिंग की थी तो फिर आपकी काम से ऑफ कोर्स एक डिवोशन हो गई ना इरम। अच्छा चलें ये बताएं, अभी क्या नया रीसेंट फैशन क्या चल रहा है इस वक्त? जब अभी देखें, जिस तरह मैं एग्जिबिट करके आई हूँ पाकिस्तान फैशन वीक पे, जो कि अभी लंदन में ख़त्म हुआ है लास्ट मंथ में,
तो जो पाकिस्तान में इस वक्त जो फैशन है बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर और वेस्टर्न स्टैंडर्ड के साथ मैच करता है। और जो अभी रीसेंट फैशन जा रहा है जिस तरह से विंटर वेयर है, तो विंटर वेयर में हमारी बहुत सारी इंस्पिरेशन हमें वेस्ट से आती है, जिसमें कोट्स हैं, श्रग्स हैं, वी वेयर ट्यूनिक्स एंड टॉप्स, वो सारा कुछ जो है वो एक तरह से हमने उसको एक पाकिस्तानी टच दे के तो एक ब्लेंड कर दिया है। अच्छा इरम, तो थीम कलर इस बार कौन सा है सर्दियों का? आपने ब्लू कलर पहना हुआ है, तो इस बार क्या यही कलर है? देखिए विंटर्स में आपको हमेशा से वाइब्रेंट कलर्स अच्छे लगते हैं, ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि बाहर काफ़ी ग्लूमी सा वेदर हुआ होता है, बड़ा अभी जिस तरह से इस्लामाबाद में बड़ा क्लाउडी सा है, तो यू ऑलवेज वांट टू फील गुड। तो जब आप ऐसे वाइब्रेंट कलर्स पहनते हैं तो यू फील गुड और बड़े आप अंदर से आपको एक तरह से एक मिलती है, एनर्जी मिलती है विद द ब्राइट कलर्स। अच्छा इरम, ये बताएं, फैशन इंडस्ट्री की बात हो रही है, अब आप इससे मुंसलिक हैं, कहाँ देखती हैं पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री कितना राइज किया है, कहाँ खड़ी है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हम काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हमारी पास्ट 5-6 इयर्स में तो अगर आप देखें तो फैशन इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा फ्लरिश की है। अब जिस तरह मैंने यही आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान फैशन वीक लंदन में किया है, दैट वाज देयर 10th एडिशन, राइट। तो फॉर द 5 years दे आर डूइंग दिस। और इसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म्स, EFW है, BCW है, तो इतने ज़्यादा ये प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो है ये प्रमोट कर रहा है फैशन इंडस्ट्री को, और ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फैशन इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने में। और इसके अलावा बहुत सारे नए फैशन डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, तो इट्स गिविंग अ गुड कंपटीशन। व्हेनेवर देयर इज अ गुड कंपटीशन तो प्रोडक्ट जो होता है अल्टीमेटली वो एक अच्छा निकल के आता है। अच्छा इरम, हम बात कर रहे थे आज डुअल प्रोफेशंस के हवाले से, और आज हमारी थीम भी शो की जो है वो यही थी। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक साथ 2 काम भी कर रहे हैं। आपने पहले बैंकिंग की और उसके बाद आपने फैशन डिजाइनिंग की, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली प्रेशर में आकर, जिससे कि माँ बाप कहते हैं कि जी कोई ऐसा शोबा इख्तियार करो जिससे अर्निंग अच्छी हो, जिससे तुम स्टेबल हो जाओ, एक अच्छी जॉब कर सको, एक अच्छा बिजनेस कर सको, तो वो इस प्रेशर में आके जो है वो जॉब कर लेते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अगर ऐसे लोग प्रेशर में कोई जॉब या कोई काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें लगता है कि यार ये काम मेरा नहीं था या ये मेरे मकसद का काम नहीं था, और उसके बाद उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं, शायद मुझे कुछ और चूज कर लेना चाहिए, तो क्या ये इतना इजीली आप किसी दूसरे शोबे को इख्तियार कर सकते हैं या अपने पैशन के पीछे जा सकते हैं? पहली तो बात यह है कि मेरा ख्याल है कि अगर आपका पैशन ना हो तो पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करें कि वो उस प्रोफेशन में आपको ना डालें जिसके लिए आप समझते हैं कि आपकी स्किल्स नहीं है। चले, अब आपने उनका प्रेशर ले लिया और आप उस प्रोफेशन में चले गए, और अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे और उनके कहने के मुताबिक आप डॉक्टर बन गए हैं, तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं होता, कोई ऐसा मसला नहीं है। देयर इज़ नो एज लिमिट टू एंटर इनटू एनी बिजनेस और इनटू एनी फील्ड। आप स्विच कर सकते हैं। ये नहीं कि आप ऑब्वियसली आप डॉक्टर अगर बन गए हैं और आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो क्या है, आप यू कैन टेक अप 2 years MBA डिग्री, और उसको आप अगर प्रोफेशनली आप स्विच करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट एट एनी टाइम। मसला नहीं है। बिल्कुल। No, it's never too late. I think it's never too late. ठीक है, हमारे साथ थी फैशन डिज़ाइनर, रीसेंट फैशन डिज़ाइनर और साबिक बैंकर इरम नुमान, जो कह रही थी डुअल प्रोफेशन के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो अपना प्रोफेशन चेंज किया। और उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब वो बैंकर थी तब भी वो अपने काम से बड़ा डिवोटेड थी, और जब वो फैशन डिज़ाइनर बनी है तो तभी पूरी डिवोशन और फोकस करके वो फैशन डिज़ाइनिंग को आगे लेके जा रही है। बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पसंद का काम नहीं होता तो उसमें डिवोशन के साथ नहीं चल पाते, और समझते हैं कि जी बस मुझे तो ये करना ही नहीं था। बात ये है कि जो आप काम कर रहे हो उस पर दिल लगा के करें, और जो आप काम करना चाहते हैं उसको इसी जिंदगी में करके जाएं, बिल्कुल, ताकि आपके पास आगे कोई पछतावा कोई रेग्रेट नहीं रहे कि भाई हम ये करना चाहते थे लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना काम तो कर रहे होते हैं लेकिन वो उनका पैशन भी नहीं होता और उनका दिल भी नहीं होता। तो मेरे ख्याल में सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं वो जरूर क्लिक होता है और जरूर आप प्रमोट होते हैं। और आज के शो में हम आपको यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो काम आप करना चाहते हैं एक्चुअल में आपको वही काम करना चाहिए। कॉज मे भी शायद उसमें आपकी उतनी अर्निंग ना हो, मे भी आप उसमें शायद इतने सक्सेसफुल ना हो, पर सेटिस्फेक्शन जो है, इनर सेटिस्फेक्शन वो बहुत जरूरी होती है। अच्छा जनाब, अब बात हो रही है इसी हवाले से, डुअल प्रोफेशंस के हवाले से, तो आपको बताएं कि मुल्क में शोबिस की दुनिया का बड़ा नाम फारूक हसन को ज्यादातर लोग उनके मीडिया के कैरियर के बायस ही जानते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि वो एक बैंकर भी हैं,
और वो भी सीनियर पोजीशन पर। क्या बात है फारूक हसन, दोनों प्रोफेशंस की जरूरियात अच्छी तरह पूरी कर रहे हैं। इनके लिए शोबिज इनका पैशन और बैंकिंग इनका शौक है, और अपना पैशन और शौक पूरा करने के लिए वो हर रुकावट अबूर भी करते हैं। और आइए देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मैं कुछ मुख्तलिफ करना चाहता था। शोबिस का मुझे पैशन था, लेकिन पढ़ाई में मैं कॉमर्स में अच्छा था, इकोनॉमिक्स में अच्छा था। मैंने बीकॉम हिले कॉलेज से किया, फिर IBA में एडमिशन हो गया, MBA वहाँ से किया। तो उसके बाद एक मल्टीनेशनल में जॉब मिल गई, और उसके बाद सिलसिला चलता रहा माशाल्लाह। अब मुझे बैंकिंग में भी काफ़ी ऐसा हो गया। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा या मैंने एंकर ही बनना है या मैंने बैंकिंग ही करनी है। दोनों फील्ड्स बड़े डिमांडिंग हैं। आई थिंक जो मेरा आर्टिस्ट वाला हिस्सा है वो मेरा पैशन है। जैसे लोगों की हॉबीज़ होती हैं, कुछ लोग गोल्फ खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, वैसे मैं स्पोर्ट्स भी करता हूँ, लेकिन शोबिज़ जो है वो मेरा पैशन है, और बैंकिंग जो है वो मेरा ब्रेड एंड बटर है। उसके लिए मैंने पढ़ा। पता कैसे? वो कैसे? मेरा बड़ा भाई भी कुछ अरसे के लिए यहीं पे था। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि अच्छे समोसे किस टाइम पे कैंटीन पे मिलते हैं, और ये भी बता सकता हूँ कि किस टीचर को मस्का लगाना है। बीइंग एन आर्टिस्ट मैं बड़ा लकी रहा, इस वजह से कि जब मैंने शुरू किया तब सिर्फ एक ही चैनल था, PTV, और रिकग्निशन बड़ी जल्दी हो जाती थी किसी भी आर्टिस्ट की। अगर आप उस ज़माने में, क्योंकि PTV पे आना बड़ा मुश्किल था, उसका बड़ा स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया था, तो इसलिए मीडिया में आने के लिए मुझे आने के बाद इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन बैंकिंग के लिए यस बहुत मेहनत करनी पड़ी, पढ़ाई में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। अगर किसी चीज़ का पैशन आपको, किसी चीज़ का इश्क है, तो वो आप उसके लिए वक्त निकाल लेते। मैंने बड़े बड़े गोल्फर्स को देखा है जो सुबह 5 बजे छुट्टी वाले दिन या दोपहर को 12 बजे जून में गोल्फ खेलने जाते हैं, वो इसलिए कि उन्हें शौक है, उन्हें पसंद है वो गेम। इसी तरह मीडिया मेरा पैशन है और उसके लिए मैं वक्त निकाल लेता हूँ। और वैसे यूजुअली ऑफ डेज में या बैंकिंग आवर्स के बाद ही मैं जो है अपने इस शौक को, अपने इस पैशन को, अपनी इस हॉबी को टाइम देता हूँ। सही नहीं आ रहा मुझे, विजन एक्चुअली मेरी थोड़ी सी ब्लड है। मेरा तमाम लोगों के लिए जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे टीवी पे देखते हैं या बैंकिंग की वजह से पसंद करते हैं, उनके लिए मैसेज यही है। हाँ, स्पेसिफिकली मैं जो शोबिज़ में आना चाहते हैं उनको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देयर इज़ नो फ्री लंच। आप मेहनत करें, अपने आप को उस लेवल पे लेके आएँ, क्योंकि देखें मीडिया में आना, मीडिया में ऑब्वियसली जो भी आता है वो नोटिस होता है, और आना आसान होता है, सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। और जब आप कैमरे के सामने आते हैं तो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो कुछ आप बोल रहे हैं वो बहुत से लोग सुन रहे हैं, उसका असर ले रहे हैं। और जहाँ तक बैंकिंग के हवाले से जो लोग पसंद करते हैं, अल्लाह का शुक्र है बैंकिंग में मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, बाहर भी रहा हूँ, तो उनको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप इंटेग्रिटी अपनी रखें, सिंसेरिटी रखें, बेईमानी कभी मत करें, सच्चे दिल के साथ काम करें, अल्लाह ताला हमेशा बरकत डालते हैं। फारूक हसन उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है। वो तमाम लोग जो सिंगिंग करना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए इतनी बड़ी इंस्पायरेशन थे कि अगर आप ये सब कुछ करना चाहते हैं, अपना पैशन समझते हैं, तो आप जब इरादा कर ले किसी चीज का, तो आप जो चाहे कर सकते हैं, और कोई दीवार जो है वो बीच में हार नहीं और हो सकती। अनब, वो जो शुरू में हम बात कर रहे थे, जब हमने शो शुरू किया था, तो मैं वही बात कर रही थी कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डुअल प्रोफेशन के साथ भी अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप क्रिकेटर्स देख लें, क्रिकेटिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ उनके शॉप्स भी हैं, उनके ब्रांड्स भी हैं, क्लोथ्स भी हैं। और दूसरा, अगर मॉडल्स देख लें तो आप नादिया हुसैन को देख लें, मॉडलिंग भी कर रही हैं, साथ उनका क्लिनिक भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डुअल प्रोफेशन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को बिजी रखने के लिए, और उससे अर्निंग्स भी हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, साइड बाय साइड आप कोई ना कोई डुअल प्रोफेशन रखे हुए हैं। तो ये बात कह देना कि जनाब अब तो हमें फैमिली वालों ने प्रेशर करा के काम शुरू करवा दिया है, तो अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो जनाब सब कुछ हो सकता है अनटिल और अनलेस आप
समझते हैं कि वो हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी हर जगह पर अगर रहती है। आपके अब्बू कह रहे हैं कि आप ये काम कर लें तो वो वाला काम भी कर लें आप, लेकिन फिर आप अपनी मर्जी से साइड में शाम को या अगले दिन मैनेज करके शौक का कोई ना तो मोल है और exactly. इंसान उसके लिए वक्त भी जो है वो निकाल ही लेता है। खैर फिलहाल यहाँ शो में वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे एक सीनियर जर्नलिस्ट और एक बेहतरीन उस्ताद से। Nestle, 150 years. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज जी हाँ बिल्कुल, और ब्रेक लिंक में मैं और अनम यही बात कर रहे थे कि यार कितने ज़्यादा अहम होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं ये सारे लोग जो घर की मुखालफत के बावजूद भी अपने पैशन को आगे लेकर चलते हैं। इसी का नाम ज़िंदगी है, और ये ज़िंदगी चाहे छोटी सी है लेकिन इसमें बड़े बड़े काम करने चाहें तो कोई दीवार ऐसी नहीं जिसको आप गिरा ना सकें। बस एक बार इरादा करें और फिर जो चाहे करें। बिल्कुल, सीनियर जर्नलिस्ट कमाल सिद्दीकी भी इन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने सहाफत की दुनिया में खूब नाम कमाया और जब टीचिंग की जानिब आए तो वहां भी बुलंदियों को छू लिया। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। डुअल प्रोफेशन में जब मैं ट्रिब्यून के एडिटर और साथ साथ में पढ़ा रहा था, उसकी वजह यही थी कि मैं चाहता था कि जो लोग हैं एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं जर्नलिज्म, उनको एक प्रैक्टिकल एक मैं दूं, एक आइडिया दूं कि आगे क्या है, व्हाट इज़। और बिकॉज मैं प्रोफेशन में था तो वो मुझे ज़्यादा सीरियसली लेते थे, और उनको भी जब मैं ले जाता था और फिर मैं उनसे एक्सरसाइजेस कराता था, उनसे काम निकलवाता था, तो वो एक दोनों चीज़ों का एडवांटेज होता था। अगर आप प्रोफेशन में हैं तो आपको एडवांटेज ये कि आप में जो एजुकेशन में जब आप पढ़ाएं तो वो आपको सीरियसली लेंगे, मगर उसका दूसरा भी एक एडवांटेज था। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते थे, जो प्रॉमिसिंग होते थे, उनको आप प्रोफेशन में ले आते थे। जब मैंने न्यूज़ में ज्वाइन किया था तो एक बड़ी कंप्लेंट थी कि हमें लोग नहीं मिलते, और यही एक चीज़ थी जो ट्रिब्यून में भी हुई थी कि लोग नहीं, अच्छे लोग नहीं। बट मैंने शो किया कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको पता है कौन स्टूडेंट अच्छा है कौन बुरा है, उनमें से आप फिर चूज़ करें और उनको प्रोफेशन में लाएं, उनको आप प्रमोट करें और फिर उनको इंकरेज करें, उनकी प्रॉब्लम समझें कि कहाँ कहाँ उनकी लिमिटेशंस, उनके साथ काउंसिल करें। तो ये दोनों तरीके से एडवांटेजेस था कि एक तरफ के स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता था, मेरे प्रोफेशनल्स का, साथ साथ में मैं जब प्रोफेशन में होता था मैं स्टूडेंट्स को ला सकता था इंटर्न्स के तौर पे एंड न्यू ट्रेनीज़ के तौर पे, वो फिर आगे निकल जाते थे अपना। कराची यूनिवर्सिटी में जब मैं गया हूँ तो जाहिर बात है स्टूडेंट्स शुरू में थोड़े से वो थे सस्पिशियस थे कि ये कौन आ गई, ये हमें कौन सी नई चीज़ पढ़ाएंगे। मगर मैं खुद भी कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ उसी डिपार्टमेंट में, तो मेरे जो अपने एक्सपीरियंसेस थे उनको मैं लेके चला था कि जब मैं स्टूडेंट था कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती थी, उनको मैंने फिर एड्रेस किया कि स्टूडेंट्स को बाहर ले जाता था, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस कराता था। फिर मैं इंकरेज करता था स्टूडेंट्स को कि आपको आर्ग्यूमेंट करनी है तो बिल्कुल करें, आपके पास होने चाहें पॉइंट्स, आप करें, बात करें आप क्लास में। और फिर उनको मैं पुश करता था कि जहाँ जहाँ मौका मिले आप जाएं, इंटर्नशिप करें, नौकरी ढूंढें, प्रैक्टिकल काम करें। पूरा ये आइडिया ये था कि जो जो चीज़ें मैंने मिस आउट की थी एज अ स्टूडेंट, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को देना चाहता। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि दोनों चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ वो एक ही एरिया में है। एक तरफ जो प्रोफेशनल वर्क और जो साथ साथ में जो टीचिंग का है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उससे दोनों से मुझे रिकग्निशन भी मिलती है, रिस्पेक्ट भी मिलती है, और लोग जो इसमें आते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। इसीलिए कि मेरा इंटरेस्ट है, मैं इंटरेस्ट से आया हूँ जर्नलिज्म में, तो जो काम मैं करता हूँ मैं अपने इंटरेस्ट से करता हूँ। कोई ये नहीं होता है कि मुझे फोर्स ऐसा कोई काम करूँ जो मुझे जिसमें एंजॉय नहीं करूँ, तो मैं इसको एंजॉय भी बहुत करता हूँ। तो उस हवाले से भी मैं बहुत लकी हूँ। जर्नलिज्म और टीचिंग में जो एक कॉमन चीज़ है वो ये है कि दोनों में तनख्वाहें बहुत कम मिलती हैं आपको। तो टीचिंग में आप रिस्पेक्ट के थ्रू वो कर लेते हैं और जर्नलिज्म में आप रिकग्निशन के थ्रू आप गुजारा कर लेते हैं। ये दो जगह आप, तो ये एक है सिमिलैरिटी। और
आपने देखा कि ये कमाल सिद्दीकी साहब किस तरीके से बता रहे थे, टीचर भी हैं और जर्नलिस्ट भी रहे हैं, तो मतलब ये नहीं कि कितना ज़बरदस्त है। ये कहते हैं कि अगर आपके पास दो ड्वेल प्रोफेशन है तो एक्सपीरियंस होता है, और अगर ड्वेल प्रोफेशन की बात की जाए तो यहाँ पर जुनैद जमशेद को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी ड्वेल प्रोफेशन का हिस्सा रहे हैं। और पहले वो सिंगिंग करते थे, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो नाथख्वानी की तरफ आए, तो मेरे ख्याल में अपना ब्रांड भी लॉन्च किया। हाँ, मेरे ख्याल में अगर उनके प्रोफेशन की बात की जाए तो ट्रायो बन जाता है, क्योंकि उनकी अपनी ब्रांड भी है, फिर वो सिंगर भी रह चुके हैं, फिर उसके अलावा नाथ ख्वां भी थे, फिर वो आपको पता है कि किस तरीके से शोज वगैरह सारे करते थे इस्लामिक, तो मेरे ख्याल में भी की है, होस्टिंग भी की है, हर काम किया है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहना चाहिए उनको। उन्हीं के मुतालिक बात करेंगे कि मारूफ नाथ ख्वां और मुबल्लिग जुनैद जमशेद को आज कराची में सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनकी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। और आसमां इनके सिवा जाना कहां। 80 की दहाई में लाहौर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कैंपस में गूंजने वाली खूबसूरत आवाज ने बहुत जल्द लोगों के दिलों में घर कर लिया। ये आवाज थी पाकिस्तान के पहले पॉप बैंड वाइटल साइंस के वोकलिस्ट जुनैद जमशेद की। 1987 में दिल दिल पाकिस्तान की रिलीज ने जुनैद जमशेद को दुनिया भर में शोहरत दिलाई। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर ना देखा, नगमे लिखे और गाए। सन 2004 में उन्होंने म्यूजिक और इंजीनियरिंग को खैर बात कह दिया और मजहब को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। हम उनका खासा बन गए। तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। उन्होंने अपना बुटीक भी बनाया जो बहुत कामयाब रहा। शहर की सफाई सुथराई और दीगर समाजी कामों में भी शामिल रहे। वतन और नौजवान नस्ल से मोहब्बत जुनैद जमशेद में बसी हुई थी। 7 दिसंबर 2016 को हवेलिया में एक तैयारे के हादसे में जुनैद जमशेद की जिंदगी का सफर तमाम हो गया और बड़ा सैड फील हो रहा है जुनैद जमशेद के लिए। आहा, PIATR। जब भी कभी उनकी इस तरह के या तो नातिया कलाम सुने या फिर उनकी दिल दिल पाकिस्तान सुने, जैसे कि कल भी हमारे पास जो गेस्ट आया हुआ था वो भी दिल दिल पाकिस्तान गा रहा था, तो मेरा बड़ा दिल जो है वो अक्सर उदास हो जाता है जब भी बिल्कुल उनको सुनते हैं। खैर, इस हवाले से आपको मजीद भी आगे जो है वो अपडेट किया जाएगा। आज उनकी तदफीन की जाएगी, नमाज जनाजा जो है वो जोहर के बाद होगी, और इस हवाले से हमारे नुमाइंदे जो है वो आज न्यूज़ पर आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारे से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब, हमारा फेवरेट सेगमेंट तो आ चुका है, लेकिन उससे पहले एक ताज़ा तरीन खबर आपको देते चलें कि वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर ने अलविदाई मुलाकात की है और इस मुलाकात में मुल्क की सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया है। बिल्कुल, आपको इस आम खबर से अपडेट करते चलें। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर ने अलविदाई मुलाकात की है और इस मुलाकात में मुल्क की सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। बिल्कुल जनाब, और अब आपको बताएं कि आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान का चमकता सितारा क्ले आर्टिस्ट नौशीन एजाज, जो मिट्टी से बहुत ही प्यारे स्कल्पचर्स बनाती हैं। आइए मिलते हैं पाकिस्तान के इस चमकते सितारे से। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। कैसी है नौशीन? अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह उठकर आ गई थी आप? बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, आप क्ले आर्टिस्ट हैं तो कैसे शौक हुआ? क्योंकि ये काफी एक मुश्किल काम होता है। ज़ाहिर है आप पेपर के ऊपर पेंट कर रहे होते हैं तो दैट्स इजी टू मूव, मगर मिट्टी के ऊपर जब आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनानी पड़ती है। जी, एक्चुअली मुझे बचपन से ही इन चीज़ों का शौक रहा है। मतलब मैं फाइन आर्ट की तरफ इंटरेस्टेड रही हूँ। हालांकि मेरी अम्मी जो हैं मेडिकल में मुझे आगे चाहती थी। मैंने इवन इंटर भी मेडिकल साइंस से किया हुआ है। अच्छा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है फाइन आर्ट में ही रहा है। मतलब मैं ड्राइंग्स और इस तरह की चीजें करती रहती थी। लेकिन क्या बनाती है नौशीना? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही यही है, स्कल्पचर्स। अच्छा, हाँ। और वो भी मेरा, जब मैंने ये फाइन आर्ट्स स्टार्ट किया है तो मैंने यहाँ पे जब मैंने देखा और मैंने किया इस काम को तो मेरा अपने आप इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया।
अच्छा नौशीन, एक दफा मेरा इंडस वैली भी जाना हुआ था, तो वहाँ भी मेरे जहन में काफी सारे सवाल आते हैं। अब कराची स्कूल ऑफ आर्ट जी, मैं कराची तो इसके लिए ये जो खास किस्म का आप बनाते हैं, क्ले आर्टिस्ट हैं, किस तरीके से इसको आप, ये क्या चीज करनी पड़ती है कि ये आप क्ले बनता है पूरा, और क्या क्या चीजें प्रोवाइड होती हैं इसमें आपको करने के लिए? एक्चुअली ये मट्टी होती है, जैसे चिकनी, हाँ जैसे चिकनी मट्टी होती है उसी तरह की होती है। ये समंदर से उठाई जाती है, और इसमें सिर्फ ये खाली वही मट्टी नहीं होती, इसके साथ जो है जैसे आपने सीवी पे अक्सर देखी है ना, सिल्वर सिल्वर सी रेती, उस तरह की भी वो मिलाई जाती है ताकि ये मतलब ड्राई होने के बाद फटे ना क्ले। हाँ बिल्कुल। अच्छा सही। नौशीन, ये बताएं कि आपने क्या अभी तक जो आपने काम किया है, बिकॉज हमने देखा था बहुत खूबसूरत काम था आपका। कल जब आपकी पिक्चर्स हमारे पास आई तो मैं देख रही थी कि बहुत ही बासत के साथ सारा काम हुआ था। तो ये बताएं कि आपने अभी तक कोई एग्जीबिशन की है? 3 साल हो गए आपको ये काम करते हुए? हाँ, मैंने एक्सपो टैलेंट में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। और उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था, चले फाइन आर्ट्स में। अच्छा चलें, अभी आपके एग्जीबिशन की बात हो रही है तो कुछ हम भी यहाँ पर एग्जिबिट कर देते हैं और आपका कुछ काम देखते हैं। क्ले आर्टिस्ट हैं नौशीन, देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त काम था नौशीन का। और हमने देखा नौशीन, आपने इस वीडियो में मैं देख रही थी कि एक आई गेस 10,000 का चेक आपके हाथ में था, वो किस चीज का था? वही मैंने जो अभी बताया था आपको कि एक्सपो टैलेंट में मैंने जब पार्टिसिपेट किया था तो वो भी मेरे लिए सरप्राइजिंग था। जब मेरा नेम कॉल किया गया था तो फर्स्ट टाइम जब कॉल किया गया था तो मुझे यकीन नहीं हुआ था ना। तो मेरी जो बराबर में लड़कियां थी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ही नाम कहा है, जाओ तुम। अच्छा, तो अभी ये क्या बना अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी मैं ये स्नेक का फेस बना रही हूँ, पाइथन जो स्नेक होता है। अच्छा, तो इसकी ये बनाने की कोई खास वजह, कोई इंस्पिरेशन थी या कोई ख्याल जहन में आया? एक्चुअली एनिमल्स तो लेकिन कैरी ऑन योर वर्क। हाँ, एनिमल्स जो हैं मुझे पसंद हैं, लाइक कैट, डॉग्स वगैरह। अच्छा, तो कितनी देर लगती है नौशीन एक स्कल्पचर बनाने में? अभी आपकी जो काम देख रहे थे उसमें एक मेरा ख्याल है अधूरा भी था कुछ, वो आप क्या बना रही थी? टॉर्सो, जो अभी मेरा काम एक्चुअली वो प्रोसेस में चल रहा है, और उसमें मैं एक्चुअली उसके साथ मैं कॉन्सेप्ट के साथ वो काम करूंगी। वो उसमें मैं दिखाऊंगी कि इंसान जो है खाक किस तरह होता है। अच्छा, तो उसमें अभी तो सेंटर पार्ट बनाया था मैंने, फिर उसमें मट्टी बहती हुई दिखाऊंगी कि वो इंसान किस तरह से मट्टी बहती हुई आप कैसे दिखाएंगी? मतलब लाइक रेत जब गिरती है, अच्छा, तो वो इंसान को मैं मट्टी होते हुए दिखाऊंगी। जबरदस्त, ग्रेट आइडिया। मतलब एक ऐसी चीज जो कि साकित है उसमें आप मोशन लेके आएंगी। अच्छा, ये जो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ये जिस तरह बना रही हैं, कितनी देर लगती है एक स्कल्पचर बनाने में? ये डिपेंड करता है कि आपका साइज क्या है और उसकी डिटेल्स पे भी। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यही बताऊंगी कि आप किसी भी स्कल्पचर की जितनी भी डिटेल में आप जाएंगे उसको उतना टाइम लगेगा। अच्छा, सही। तो आप पहले से आइडिया आप सडन सोचती हैं कि यार मुझे अब ये करना है, या फिर आपने पहले से थीम सोची भी होती है कि नहीं यार इस चीज़ के ऊपर? या फिर कुछ लोग होते हैं ना कि नेचर से भी बड़ा इंस्पायर होने के बाद सोचते हैं कि यार फलां जगह गया था तो वहाँ पे मैंने ये नेचुरल थिंग देखी थी तो मैं अब ये कभी-कभी ऐसा होता है। हाँ। अच्छा, ऐसा कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जब लाइक रास्ते से गुजर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हमें दिखने को मिलती हैं और हमें इंस्पायर भी करती हैं वो, और वो जो आइडियाज जब क्लिक करते तो उनको हम अपने कॉन्सेप्ट्स में मिला भी लेते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये तो आपका शौक है, ये आपका पैशन है, जिससे कि आप बता रही हैं बचपन से ही काम करती आ रही है। प्रोफेशनली क्या आप इसी को आगे लेके चलना चाहती हैं या कोई और चलना चाहती हैं? और अगर आपको लगता है कि आप इसको लेकर आगे चलना चाहती हैं तो क्या समझती हैं पाकिस्तान में इसका कितना स्कोप है? इंशाल्लाह ताला वैसे
कंटिन्यू रखूंगी और मेरा किसी और की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। नहीं, शी वाज आस्किंग कि पाकिस्तान में कितना स्कोप है इसका? इसका स्कोप देखें स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपके वर्क में कितनी डिसेंसी है, कितनी फिनिशिंग है, स्पेशली लोग वही देखते हैं और उसी चीज पे अट्रैक्ट होते हैं। और अगर आपका काम अच्छा है, आपके फिनिशिंग अच्छी, आप फिनिशिंग तकरीबन कितने लोग, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये क्ले आर्ट की तरफ आते हैं, पेंटिंग में तो फिर भी काफी लोग होते हैं, तो तकरीबन आपको लगता है कि कितने लोग अब तक इस आर्ट की तरफ हैं और अब लोग आ रहे हैं मजीद इस काम की तरफ, या कहते हैं नहीं यार ये बहुत ज्यादा मेहनत तलब काम है, बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगता है? आजकल लड़कियां भी काफी आ रही हैं, मेरी एक और फ्रेंड भी है, हम दोनों ही स्कल्पचर के डिपार्टमेंट में होते हैं और हमारा इंशाल्लाह ताला हमारा यही इरादा है कि हम मेजर स्कल्पचर ही लेंगे। अच्छा, ये बताएं नौशीन, सबसे ज्यादा कौन सा स्कल्पचर था जो इसको बनाने में आपको बहुत टाइम लगा? अरे बताएं, क्या मेरा स्कल्पचर बना सकती है? हाँ, जरूर बना सकती हूँ। बना सकती हूँ। अच्छा, हमारे मामले में सिर्फ एक चीज बहुत हम दोनों को बना सकती हैं आप? बिल्कुल बना सकते हैं। टाइम से ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है वो होता है कि हमारे बाल हाँ, हमारे बालों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बालों का मसला जो है वो एक मेरे ख्याल में ये मसला भी किसी पार्लियामेंट में जाना चाहिए। ऐसे किसी मसले को बिल्कुल उठाना चाहिए क्योंकि हमारी अच्छा, वैसे मैं आपका काम अभी देख रही थी तो साथ साथ मैं ये सोच रही थी कि काफी देर से यहाँ पे रखा था, तो ये जो क्ले आप यूज कर रही होती इतनी सॉफ्ट होती है कि आप थोड़ी देर बाद यूज करें तब भी उसमें आप इस तरह की डिजाइनिंग कर सकें, या ये थोड़ी ज्यादा सॉफ्ट आपने रख के लेके आई हैं? एक्चुअली ये इसको बिल्कुल हार्ड अगर हो जाए तो नहीं यूज हो सकती, इसको हमें अपने हिसाब से, काम के हिसाब से हमें इसको वेज करना पड़ता है, कभी कभी थोड़ा नरम भी रखना पड़ता है हमें और कभी कभी हमें। अच्छा नौशीन, अभी जैसे कि आप इसके ऊपर ये बना रही हैं, इससे आप नीडल के थ्रू इसको कर रही हैं, अगर ये गलत हो जाए तो आप इसको आसानी से रिमूव करके फिर दोबारा कर लेते हैं? उस पे कर सकते हैं हम काम। कैसे? अच्छा, लाइक मैंने इसको यहाँ से सेट कर लिया फिंगर से। ओके ग्रेट। अच्छा, तो इसके ऊपर कोई भी बैठे और वो कोई भी शेप दे दे कुछ बना सकता है, या इसके लिए प्रॉपर, क्योंकि अब जैसे मैं यहाँ से देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है यार मैं भी ये अगर पकड़ूंगी और निडल और मैं भी अगर कुछ ना कुछ लिखना चाहूंगी तो मैं भी आसानी से लिख लूंगी, है वाकई इतना आसानी? अगर आप हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए किसी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का सामने होना जरूरी है, या आप सिर्फ इमेजिन करके या सामने कोई पिक्चर रख दे तब भी आप चीज बना लेती हैं? जैसे अक्सर ऐसे होता है पेंटिंग में आपको कुछ बनानी हो तो वो ऑब्जेक्ट आपके सामने होना चाहिए और तभी आप उसको पेंट कर सकते हो या ड्रॉ कर सकते हो। इस केस में क्योंकि आपके सामने कोई स्नेक तो है नहीं इस टाइम, कोई भी वो जो है पाइथन नहीं है, तो फिर आप किस तरह से? एक्चुअली मैंने ये रेफरेंस ही देखा था पहले, उस पे मैं काम कर रही थी, लेकिन उसको करते करते मुझे स्किन का इसका टेक्सचर पता चल गया था कि किस उसमें जा रहा है डायरेक्शन में। तो बाकी मैं आगे वैसे कर रही हूं। कौन सा बनाया था आपने? सबसे पहला स्कल्पचर मैंने तो वैसे फाउंडेशन ईयर में मैंने बनाया था, लेकिन उसकी कास्टिंग नहीं करी थी। अच्छा, वो क्ले में ही बनाए थे हमने। और वो थे स्कॉर्पियो। ओके, 3D में ही बनाया था मैंने। 3D पे स्कॉर्पियो बनाया? हाँ। अच्छा, और उसके बाद मैंने रेप्टाइल बनाया था। सही। अच्छा नौशीन, की बहुत खूबसूरत सी चीज आप बना के लेके आई हैं, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कीजिए, किस चीज ने इंस्पायर किया आपको, आपने ये बनाया और किस चीज से बनी हुई है? मुझे लकड़ी लग रही है कि क्ले? ये एक्चुअली लकड़ी नहीं है, ये फाइबर ग्लास मटेरियल होता है। ओह, दैट्स रियली ग्रेट, फाइबर ग्लास मटेरियल। ये एक्चुअली पहले मैंने क्ले पे ही बनाया था, फिर उस पे मैंने इसके जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस से डाई निकाली, यानी कि एक तरह से इसकी छाप आ गई, ठीक है, क्ले वर्क की। फिर उसकी फिनिशिंग करके साफ सफाई करनी पड़ती है उसकी। फिर उसके बाद जो है हमें जो भी मटेरियल हमें, यानी कि जिस मटेरियल में भी हम निकालना चाहें, तो मैंने फाइबर ग्लास सेलेक्ट किया था। लेकिन अगर आप कह रही हैं फाइबर ग्लास पे, तो नौशीन ये मुश्किल नहीं होगा? ये आपने जो यहाँ पे इतने बड़े बड़े से जो पत्थर मेंशन किए हैं, स्टोन्स बनाए हैं, डिफिकल्टीज हुई थी। इवन जो मैंने जो ये कश्ती बनाई हुई है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हुआ था, इसमें मेरा डैमेज भी हुआ था, फिर मुझे इसको रिपेयर भी करना पड़ा था। That's really difficult. हाँ, 3D इफेक्ट आ रहा है इसमें। इवन स्काइज भी बनाए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में शेप देने में तो काफी आपको मसला हुआ, अगर ये है
चैलेंज जबरदस्त टैलेंट है ना हमारे मुल्क में साथ मौजूद हैं और ये स्कल्पचर बना रही है बहुत खूबसूरत सा, ये होपफुली खत्म भी हो जाएगा। और हमने देखा कि किस तरह का टैलेंट जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और इस तरह का हर नया टैलेंट आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। अगर आप में कोई खास टैलेंट है और आप भी सीट पर आना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानी जरूर बताएं हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर। बिल्कुल बताएं कि आप क्या और मजीद देखना चाहते हैं और कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और फिर वही बात कहेंगे कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग।